नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले हम बात करेंगे केजरीवाल के सवाल पर सियासी बवाल। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर 5 सवाल पूछे हैं। जो उन्होंने रविवार की रैली में ये सवाल उठाए, उन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं वह राजनीतिक सॉफ्ट बॉल थे, लेकिन भागवत को अपने नए राजनीतिक आख्यान में लाने का निहितार्थ नया और असामान्य है। दरअसल केजरीवाल जानना चाहते थे कि क्या आरएसएस पार्टियों को तोड़ने और विपक्षी सरकारों को गिराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने और भ्रष्ट नेताओं को अपने पाले में शामिल करने की बीजेपी की राजनीति से सहमत है। केजरीवाल ने भागवत से यह भी पूछा कि क्या सेवानिवृत्त की आयु पर बीजेपी का नियम मोदी पर भी लागू होगा, जैसा कि लालकृष्ण आडवाणी पर लागू होता है। उन्होंने भागवत से सवाल किया कि क्या वे राजनेताओं को भ्रष्ट कहने और फिर उन्हें अपने पाले में शामिल करने की बीजेपी की राजनीति से सहमत हैं। वहीं एक और सवाल में उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने भागवत से पूछा कि उन्हें कैसा महसूस होता है जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं कि उनकी पार्टी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं, जो भगवा पार्टी का वैचारिक गुरु है। उन्होंने सवाल किया कि क्या आरएसएस प्रमुख बीजेपी की मौजूदा राजनीति से संतुष्ट है। तो रणनीतिक रूप से केजरीवाल के द्वारा ये सवाल पूछे गए। आपको बता दें, आरएसएस को टारगेट करते हुए ये राजनीतिक सवाल अरविंद केजरीवाल की तरफ से पूछे गए हैं। अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, एक सॉफ्ट बॉल के तहत अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख से जो 5 सवाल किए हैं, उन सवालों को किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक के तरफ से संघ संचालक मोहन भागवत से 5 सवालों की जो चिट्ठी भेजी गई, उस 5 सवालों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खासकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़े करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। अगर अरविंद केजरीवाल के 5 सवालों पर गौर किया जाए तो मेन पॉइंट्स क्या थे। पहला सवाल अरविंद केजरीवाल ने पूछा था कि दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ने के लिए देश भर की एजेंसियों का इस्तेमाल जैसे सीबीआई, ईडी का किया जाता है, इस पर क्या कहेंगे। दूसरा, इसमें कहा था कि क्या कहेंगे और क्या आपको मंजूर है। दूसरा, उन्होंने पूछा था भ्रष्ट नेताओं का बीजेपी में शामिल होना, इसके लिए क्या वो राय रखते हैं। बीजेपी को सही दिशा देने पर आरएसएस की जिम्मेदारी है, यदि बीजेपी गलत दिशा में आ रही तो उस पर आपकी क्या राय है। आरएसएस और बीजेपी के संबंध है, जबकि जेपी नड्डा ने सवाल उठाया था बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। 5वां सवाल था कि बीजेपी के 75 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के संविधान में रिटायरमेंट का प्रावधान किया गया है, क्या भारतीय जनता पार्टी अब मोदी का रिटायरमेंट 75 साल पर करेगी। ये सवाल अरविंद केजरीवाल ने उछालकर गेंद भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाल दी थी और अरविंद केजरीवाल उस पर राजनीति कर रहे हैं। जवाब भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस की तरफ से देना है। अब ये देखना होगा कि आरएसएस की तरफ से इस पर कोई जवाब आता है या नहीं आता है। हालांकि अगर आरएसएस के तौर पर देखा जाए तो जो अरविंद केजरीवाल के तरफ से सवाल पूछे गए, उन पर कई बार आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत कई बार अपनी सभाओं में, जनसभाओं में, बातचीत में, मीटिंग के दौरान इनका वो जवाब दिए हैं। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल ने जब इन सवालों को उठाया और जब 5 सवाल पूछे तो राजनीति होना जरूरी है और राजनीति हो भी रही है। मनोज, निश्चित रूप से अखिलेश जी, पिछली बार जेल से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कई विस्फोटक सवाल किए लोकसभा चुनाव के दौरान, जिसका असर भी चुनाव में कहीं ना कहीं देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने बयान दिया कि चुनाव के बाद उनको हटा दिया जाएगा प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से, और प्रधानमंत्री पद के लिए उन्होंने कहा कि अमित शाह के लिए ये सारे पैंतरेबाजी की जा रही है। अब उसके बाद आरएसएस पर ये एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की बयानबाजी किस नजरिए से आप देख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल के तरफ से अगर सवालों पर गौर किया जाए या पहले के बयानों पर नजर डाली जाए तो अरविंद केजरीवाल एक माहौल बनाने में और उस माहौल को एक नई धार देने में बेहद चालाकी से सवाल उठाते हैं। अगर पुराने सवालों को देखें और इन 5 सवालों को देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के दौरान भले ही वो दिल्ली के
सीटों को जीतने में कामयाब नहीं हुई आम आदमी पार्टी, लेकिन उन्होंने आने के बाद 75 साल की उम्र पर रिटायरमेंट का सवाल, मोदी के बाद अमित शाह का प्रधानमंत्री बनने का सवाल, और दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री से पद से हटाने का सवाल, इन तमाम सवालों को अरविंद केजरीवाल ने उठाकर एक बार लोकसभा चुनाव में माहौल बनाने और उस राजनीतिक धारा को एक बार मोड़ने का काम किया था, जिसका फायदा विपक्ष को मिला और विपक्ष ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही। तो सवाल यही है कि आगामी दिल्ली का विधानसभा चुनाव होना है और वर्ष में हरियाणा का विधानसभा और जम्मू कश्मीर का विधानसभा चल रहा है। आम आदमी पार्टी का फोकस दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर है। मनीष सिसोदिया पदयात्रा कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल हरियाणा चुनाव के साथ साथ दिल्ली में सक्रिय हो रहे हैं, और दिल्ली की जनता की अदालत भी उन्होंने, जनता का दरबार भी जंतर मंतर पर लगाया। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के विधानसभा चुनाव आगामी पर फोकस करके भारतीय जनता पार्टी को अपने ही पाले में गेंद उसके तरफ फेंक कर राजनीति करना चाहते हैं। निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि एक रणनीति के तहत अरविंद केजरीवाल के द्वारा आरएसएस प्रमुख से ये सवाल पूछे गए हैं। उससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी कई ऐसे विस्फोटक सवाल उनके द्वारा किए गए थे। और अब हम बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग में हार सिपाही की गुहार की। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में तैनात एक सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सिपाही ने बताया कि वह ऑनलाइन गेमिंग में 10 से 15 लाख रुपए हार गया है, जिसके चलते उसके ऊपर कर्ज हो गया है। ऐसे में वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो सकता है। इस बाबत उसने अपने सीनियर ऑफिसर से मदद की गुहार लगाई है। फिलहाल सिपाही का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने मामले का संज्ञान लिया है और उससे बात की है। पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि क्षेत्राधिकारी नगर व प्रभारी यूपी 112 उन्नाव द्वारा उक्त सिपाही की काउंसलिंग कर समझा बुझा दिया गया है। सिपाही द्वारा आत्महत्या करने संबंधी बात से मना किया गया है। हालांकि वीडियो में सिपाही के द्वारा ये बात कही गई है। वायरल वीडियो में सिपाही कहता है कि अगर विभाग के लोग अपनी सैलरी से 500 रुपए की मदद कर दें तो उससे उसका कर्ज उतर जाएगा और वह सामान्य जिंदगी जी सकेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह आत्मघाती कदम उठा सकता है। अब सवाल यह है कि किस तरह युवा मोटी कमाई और जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में ऑनलाइन गेम के जाल में फंसकर न सिर्फ ठगी के शिकार हो रहे हैं, बल्कि कई बार बड़ी रकम हारकर अवसाद में घिरकर आत्मघाती कदम भी उठा लेते हैं। तो उन्नाव में तैनात सिपाही का सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। ऑनलाइन गेम के चक्कर में फंसकर इस सिपाही ने 10 से 15 लाख रुपए हार चुका। ये सिपाही अब अपने सीनियर से गुहार लगाता नजर आ रहा है। जैन सर, मैं कांस्टेबल सुनील प्रकाश सर, यूपी 112 कार्यालय जनपद उन्नाव में कार्यरत हूँ सर। मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान रह रहा हूँ सर। मैंने सर बैंक से लोन लेकर सर और इधर उधर लोगों से बाहर लेके सर मैं ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारा पैसा हार गया सर, 10 से 15 लाख। और इससे सर मेरी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर मैं क्या करूं सर। मैंने आत्महत्या करने की मेरा प्रयास किया है सर, और बस मेरी आखिरी उम्मीद सर आप हैं। अगर सर मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर सर आप प्रत्येक कर्मचारी से 500 रुपये का सहयोग सर दिला देंगे तो सर शायद मैं आत्महत्या ना करूं सर। और अगर सर आपने मेरी मदद नहीं की सर तो व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा सर। तो मैं मोदी से निवेदन है कि सर प्रत्येक कर्मचारी को सैलरी से 500 रुपये का योगदान सर दिला दें, जिससे मैं अपना कर्जा भर सकूं सर और मैं एक सामान्य जिंदगी जी सकूं। अन्यथा सर मैं बेबस हो जाऊंगा सर। तो इस सिपाही के द्वारा अपील की गई है। हमारे विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, एक सिपाही जो उन्नाव में तैनात है उसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किस तरीके से आज युवा जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग के जाल में फंसकर आत्मघाती कदम उठा रहे हैं, ऐसे ही ये मामला सामने आया है जिसमें एक सिपाही 10 से 15 लाख रुपए वीडियो में बता रहा है कि वो हार गया है और अपने अधिकारियों से वो गुहार लगाता नजर आ रहा है कि 500 रुपए अगर उसकी मदद की जाए तो वो कर्ज के जाल से मुक्त हो सकता है।
बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से उन्नाव 112 में यूपी 112 में तैनात सिपाही जो सूर्य प्रकाश है, इसी का ये वीडियो है। और ये वीडियो 1 मिनट 20 सेकंड का है, जिसने खुद वायरल किया है सोशल मीडिया पर। और इस वीडियो में उसने कप्तान से 500 रुपए, जो उसके साथी हैं, जो पूरी टीम के लोग हैं, जो यहाँ तैनात तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जो तैनात लोग हैं, उनसे उसने अपेक्षा की है कि 500 रुपए की आर्थिक मदद करें, जिससे उसकी मदद हो सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो आत्महत्या कर लेगा। इस तरीके की बात वो अपने 1 मिनट 20 सेकंड के वीडियो में कहता हुआ नजर आ रहा है। सिपाही का ये भी कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग में उधार पैसा लेकर हार गया है, और जो वर्तमान स्थिति है, जो स्थिति है, उसमें अब उसके सामने यही एक चारा है, या तो उसके पास पैसा आवे, क्योंकि उसकी स्थिति खराब हो गई, उसकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है। इसलिए इस स्थिति से निपटने के लिए उसके पास पैसा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उधार उसने पूरा पैसा लिया है, उधार पैसा लेके वो हारा है। इसको लेकर के उसने सोशल मीडिया पर पुलिस अधीक्षक उन्नाव से गुहार लगाई है। और इसके बाद जो पुलिस अधीक्षक है, उन्होंने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और कहीं जांच की बात कही है। इस पूरे मामले पर जो सीओ सिटी है सोनम सिंह, उनका भी कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और उसको बुला करके उससे बात की जाएगी। जी मनोज। निश्चित रूप से अरुण जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, ऑनलाइन गेमिंग में हार के बाद इस सिपाही के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई गई है कि उसकी मदद की जाए, जिससे वो सामान्य जिंदगी जी सके और अपने जो कर्ज के जाल में, जिस कर्ज के जाल में वो फंस चुका है, उस कर्ज के जाल से वो निकल सके। और अब हम बात करेंगे शामताई बुलडोजर कार्रवाई। दरअसल यूपी के बहराइच जिले में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। हालांकि कार्रवाई शुरू होने से पहले ही लोग अपनी अपनी दुकानों और घरों को खाली करने लगे थे। इस बुलडोजर कार्रवाई में जिले के सराय जगना वजीरगंज बाजार में स्थित करीब 23 अवैध भवनों, दुकानों को ध्वस्त किया गया है। ये भवन सरकारी जमीन और अवैध रूप से बनाए गए थे। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने कब्जाधारियों को नोटिस भी जारी किया था। आपको बता दें कि मुनादी की कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन उन्होंने लोगों ने कब्जा नहीं छोड़ा था। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब ध्वस्तीकरण किया गया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 23 मई 2023 को इस अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था, मगर नोटिस के बाद भी लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने राजस्व अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी। ऐसे में अब अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। इसके लिए कार्रवाई से पहले ही इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। जानकारी के मुताबिक यहां करीब 23 भवनों पर बुलडोजर चलाया गया है। प्रशासन का कहना है कि ये सभी भवन अवैध हैं और सरकारी भूमि पर बने हुए हैं। इन 23 भवनों में से 8 से 9 दुकानें हैं, तो वहीं 4 छोटे और 4 बड़े मकान थी, जबकि कुछ टीन शेड के माध्यम से अतिक्रमण किया गया था। वहीं जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था की संभावित स्थिति को देखते हुए पीएससी की एक प्लाटून भी मंगाई थी। इसके बाद कई थानों का फोर्स भी बुलाया गया। इसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल रहीं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फराज अंसारी बहराइच से हमारे साथ जुड़ गए हैं। फराज, वजीरगंज बाजार सराय जगना में आज बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। 23 मकानों को ध्वस्त किया गया है जो अवैध बताए जा रहे हैं। अब इन लोगों पर यह कार्रवाई हुई है, इनके मकान ध्वस्त कर दिए गए हैं। आखिर प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद हालांकि की गई है, लेकिन अब जिन लोगों के मकानों पर कार्रवाई हुई है वो आखिर अब कहां जाएंगे? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, जनपद बहराइच की तहसील कैसरगंज, थाना पकड़पुर इलाके में जो आज हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई है, बुलडोजर कार्रवाई, इसमें 23 गरीबों के आशियाने को जो है बुलडोजर ने जमींदोज किया है और भारी पुलिस व्यवस्था के बीच में ये कार्रवाई की गई है। वहाँ के ग्रामीणों को जो है उनके सर से छत छीन ली गई है और उनको बेसहारा कर दिया गया है। बहुत से ग्रामीण ऐसे हैं जिनके पास अपना सामान रखने तक की जगह नहीं थी और वो रोते बिलखते रहे और सरकार से एक ही मांग करते रहे कि हमको उजाड़ा तो गया है, लेकिन हमको कहीं बसाया भी जाए।
निश्चित रूप से फराज, बड़ी संख्या में लोगों के ये मकान तोड़े गए हैं। बड़ी संख्या में लोग 23 मकान तोड़े गए हैं। लगभग 100 से 150 लोग इसमें प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने इनके लिए कोई अभी तक कोई व्यवस्था की है क्या? एसडीएम कैसरगंज से बात की गई, वो मीडिया के सवालों से बचते नजर आए और इस पर कोई भी जानकारी उन्होंने नहीं दिया है कि अगर इनको हटाया जा रहा है तो इनको कहाँ बसाया जाएगा या क्या इनको सहायता दी जाएगी, कहाँ ये जाएंगे, कहाँ सर छुपाएंगे। ये इस बारे में एकदम मीडिया से बचते नजर आए। यही ग्रामीणों की भी चिंता सताई जाती है। भेड़िया प्रभावित क्षेत्र है और इस तरह से इतने लोगों का जो है सर से छत चली जाना और निश्चित रूप से फराज, अब इन लोगों के सर से छत छीनी हुई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन 23 भवनों पर बुलडोजर की कार्रवाई प्रशासन ने की है। और अब हम बात करेंगे बड़ा संक्रमण बीमारियों के धावे की। दरअसल देश के तमाम राज्य इन दिनों बीमारियों की चपेट में है। पिछले साल के मुकाबले इस साल डेंगू का कहर ज्यादा देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक डाटा के मुताबिक जून के आखिर तक देश में डेंगू के 32,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे, जबकि 32 लोगों की मौत भी हुई है। राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में डेंगू मरीजों की संख्या करीब 20% तक बढ़ गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी डेंगू ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि मानसून के बाद ग्रामीण इलाकों में डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के खतरे बढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में डेंगू का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बीते महीने में मिर्जापुर में 100 से भी ज्यादा मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं लखनऊ में सिविल हॉस्पिटल में डेंगू ग्रसित बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बुखार और चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या में इजाफा होने के बाद सिविल अस्पताल में एक्स्ट्रा बेड की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। लखनऊ में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमारी मौजूदगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी सिविल हॉस्पिटल में है। यहाँ पर हम पहुंचकर जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से डेंगू के जो मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में है। हम आपको दिखाएंगे कि ये जो है डेंगू वार्ड है, जहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर जो बुखार से पीड़ित जो बच्चे हैं वो यहाँ पर जो है किस तरीके से जो अस्पतालों में यहाँ पर भर्ती हैं। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं कुछ हद तक तो बेहतर है, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो बुखार के जो मामले, चिकनगुनिया के जो मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो है बच्चे कितना प्रभावित हो रहे हैं और जो है उन बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर जो है जो एडमिट हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ जो है उनके गार्जियन भी, हम उनसे समझेंगे कि यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। लखनऊ से के न्यूज के लिए अविनाश। और अब हम बात करेंगे पैरा ओलंपिक मेडलिस्टों को इनाम की। आपको बता दें, मध्य प्रदेश ने राज्य के पैरा ओलंपिक मेडलिस्टों को इनाम के तौर पर 1-1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट पूजा ओझा, प्राची यादव और कपिल परमार को उनकी कामयाबी पर बधाई दी है। बीजेपी कार्यालय में 3 पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करने के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा कि भारत ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में खास कामयाबी हासिल की है। पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट पूजा ओझा इस मौके पर मौजूद थे। उनका मानना है कि ये नगद पुरस्कार उनके लिए एक बड़ी राहत है और वे अब ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस कर सकती हैं और बेहतर परफॉर्मेंस भी कर सकती हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि भारत ने लगातार ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, सभी क्षेत्रों में समान रूप से उन्नति हासिल की है। आज हमारे अपने मध्य प्रदेश के बच्चों ने भी पैरा ओलंपिक में 3 बच्चों ने पुरस्कार हासिल किए। इस अवसर पर खेल विभाग के अनुसार हमने जो ओलंपिक में गए उन बच्चों के लिए भी 1 करोड़ रुपया और नौकरी देने की घोषणा की थी। आज जो पैरा ओलंपिक में बच्चे आए, ये तीनों बच्चे प्राची, पूजा और कपिल परमार, तीनों के लिए 1-1 करोड़ की देने की घोषणा करते हैं। इनको भी नौकरी सरकार के द्वारा दी जाएगी। ये दिव्यांगता के क्षेत्र में यशस्वी प्रधानमंत्री का जो उदार भाव है और जिस ढंग से प्रधानमंत्री जी सबके लिए काम करते हैं, हम भी उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए निश्चित रूप से हमारे सभी दिव्यांग भाई बहनों से निवेदन करते हैं कि वो अपनी प्रतिभा के बलबूते पर जो मन में हासिल करे।
और अब हम बात करेंगे कुदरत की गोद में सैलानी। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। कुदरत की गोद में बसे नेतरहाट में सैलानियों का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि कुदरत ने झारखंड को प्राकृतिक संसाधन बड़ी मात्रा में दिया है। यहाँ के हरे भरे जंगल, झरने, पहाड़ियां और सांस्कृतिक विरासत आज भी राज्य की पहचान बने हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कुदरत ने झारखंड को प्राकृतिक संसाधन खूब दिए हैं। यहाँ के हरे भरे जंगल, झरने, पहाड़ियाँ और सांस्कृतिक विरासत आज भी राज्य की पहचान है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली राज्य सरकार होटल, रिजॉर्ट, एम्यूजमेंट पार्क और एडवेंचर स्पोर्ट्स में निवेश को बढ़ावा दे रही है। इसका मकसद इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ राज्य में ज्यादा से ज्यादा सैलानियों को आकर्षित करना है। ये पर्यटक स्थल सिर्फ सरकार का ही नहीं है, ये पर्यटक स्थल आप सबों का है और इससे कितने चीजें जुड़ेंगी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये पर्यटक स्थल कितने लोगों का पेट भी भरेगा ये भी आपको पता नहीं। राजधानी रांची से महज 157 किलोमीटर दूर ये शहर है नेतरहाट। लातेहार जिले में 3622 फीट की ऊंचाई पर बसा ये शहर अपनी हरी भरी पहाड़ियों और राजसी झरनों के लिए मशहूर है। झारखंड का पर्यटन विभाग इसे नेचर्स हार्ट कहता है। ये नाम इसे कभी अंग्रेजों ने देते हुए छोटा नागपुर की रानी कहा था। नेतरहाट में घूमने के लिए कोयल व्यू पॉइंट, मैग्नोलिया पॉइंट, बोटिंग पॉइंट और अपर घाघरी वाटरफॉल्स समेत कई जगह हैं। हर जगह आपके दिल में घर बनाने की काबिलियत रखती है। Lap of nature, stay is quite good. Waterfall there, I think Lower Gagri and the Upper Gagri is quite good. You should come here and visit this place. पतरातू और जोहना फॉल्स यहाँ के मशहूर पर्यटन स्थल हैं। यहाँ आने वाले सैलानी शहर के स्वादिष्ट खाने का स्वाद ले सकते हैं, साथ ही बोटिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। पतरातू लेक रिजॉर्ट के बनने से यहाँ के लोकल व्यापारियों को रोजगार के नए मौके मिले हैं। इससे उनके समुदाय का विकास हो रहा है। जोहना के आसपास पेड़ पौधे और जीव जंतु प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग जैसा अनुभव कराते हैं। यहाँ आने वाले सैलानी वॉक कर सकते हैं, झरनों की ताजा फुहार का मजा भी ले सकते हैं। डैम में सरकार की तरफ से योजना मिला है। यहाँ पे हम लोग जीने खाने के बहुत सारा तरीका है, जिससे हम लोग को रोजगार सरकार की तरफ से दिया डैम बना हुआ है। आप कहीं जाएंगे तो एक मिलेगा या दो मिलेगा, लेकिन इस शहर में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, या बोलिएगा कि धरती माँ का एक वरदान है कि यह स्थान बहुत सारे वाटरफॉल से भरा हुआ है। झारखंड में 2019-20 में 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा सैलानी आए। इसमें से करीब 1,75,000 विदेशी सैलानी पहुँचे। झारखंड सरकार यहाँ की कुदरती सुंदरता को बनाए रखने के लिए पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।